हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। 10 प्रश्नों की श्रृंखला में पुनः आप सभी का स्वागत है और इन प्रश्नों के माध्यम से हम अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करते हैं। ये प्रश्न जिस भी टॉपिक से आते हैं उन सभी टॉपिक को पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश हम सभी करते हैं। और ये प्रश्न मैं बताना चाहूँगी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बिहार शिक्षक भर्ती, टीआरई 4.0, यूजी, सी नेट, जेआरएफ, जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो प्रश्न संख्या 1 हम देखेंगे। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय की यह स्थापना किसकी है? ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है डॉलर, सी है कविराज श्यामल दास और डी है गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से बताना है हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर शायद आप सभी गेस कर पा रहे होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 10 प्रश्नों में से 10 या 11 प्रश्न प्रतिदिन हम सभी करते हैं। तो 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में इसे जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 1 के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें यहाँ हम सभी देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो सर्वप्रथम डॉक्टर डॉक्टर वुल्हर, है ना? वुल्हर ने जो है 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय 12 सर्गों में रचित संस्कृत महाकाव्य के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित अप्रामाणिक घोषित किया। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में 3 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए? 3 वर्ग। देखिए, तो कुछ लोग इसे अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ लोग प्रामाणिक मानते हैं और कुछ लोग अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है परीक्षा में। तो जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन्हें हमने यहाँ पर जो है समाहित कर लिया है। ये तीनों एक में हम कर लेते हैं और देखते हैं कि 3 वर्ग किस हिसाब से बने हैं। प्रथम है अप्रामाणिक मानने वाले डॉक्टर वुल्हर है और दूसरा है गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतना ध्यान देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। देवी प्रसाद और कविराज श्यामल दास। ठीक है, आगे देखेंगे प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड और मिश्र बंधु मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और जो अगले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ शर्मा। ठीक है, तो इस तरह से 3 वर्ग इनके बने हैं। किसके बने हैं? पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कि प्रमाणिक, अप्रामाणिक, प्रामाणिक और अर्ध प्रमाणिक। शुक्ल जी किस में आते हैं? तो अप्रामाणिक में। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस में आते हैं? तो अर्ध प्रमाणिक में। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगला प्रश्न है हमारा, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? किस ग्रंथ के संदर्भ में है? चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है ये सा है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है बीसल देव रासो, खुमार रासो, विजयपाल रासो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीसल देव रासो। क्या हो जाएगा? बीसल देव रासो। ठीक है, अगला हम देखेंगे, हमारा जो अगला प्रश्न है बीसल देव रासो के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें देख लेते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीरस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किसके विषय में है? बीसल देव रासो के विषय में है। बीसल देव रासो के संदर्भ में है। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आदिकाल के प्रकरण में देश भाषा काव्य शीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं कि नरपति नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव के समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने बीसल देव नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा जो वीर गीत के रूप में है। किसमें है? जो वीर गीत के रूप में है। तो अगला प्रश्न है हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। सिद्धों नाथों योगियों की रचना के विषय में यह किसका मत है? वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह कथन किसका मत है?
इस विषय में किसका मत है? ऑप्शन ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन ग्रियर्सन और दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर नरेंद्र, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन है मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 3, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रश्न संख्या 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? प्रश्न संख्या 4 है, राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए है, इसका इसका रचयिता रोडा नामक कवि को माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। तो प्रश्न संख्या 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? चौथा, इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला हम सभी देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कुछ इससे संबंधित, हम सभी देख लेते हैं। राहुल वेल यह 10वीं सदी ईस्वी के कवि रोडा की रचना मानी जाती है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाड़ी ने भारतीय विद्या पत्रिका में कराया। यह एक शिलांकित कृति है। जिन शिलाओं पर यह लिखी गई थी वह मध्य प्रदेश के यानी कि मालवा क्षेत्र के थार जिले से प्राप्त हुई और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई। यह हिंदी का प्रथम प्रथम चंपू चंपू कृति है, यानी कि गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू कहा जाता है। ठीक है, और इसकी नायिका कौन है? राहुल है। इसके नक्सिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है, जिसके नक्सिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है। इसमें नायिकाओं का नक्सिक सौंदर्य वर्णन भी है। किसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे राहुल बेल जो है रचना के विषय में, है ना। राहुल बेल के विषय में कौन सा कथन सत्य है और जितनी भी डिटेल है ये हम सभी इससे पढ़ रहे थे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए थे? ये बहुत ही साधारण सिंपल सा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है पदावली, बी है कीर्ति पताका, सी है कीर्तिलता, डी है लिखनावली। तो पदावली के माध्यम से कहलाए, पदावली के माध्यम से। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और विद्यापति से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार पदावली की रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगी, गंगा वाक्यावली। ठीक है, और विद्यापति को अन्य नामों से भी अभिहित किया जाता है, जैसे इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है। खेलन कवि, कवि कंठाहार की उपाधि से भी इन्हें सुशोभित किया गया। दशावधान वह संधि के कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसे? विद्यापति को। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे हम सभी, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? ऑप्शन ए है पदावली, बी है कीर्तिलता, सी है गंगा वाक्यावली, डी है मणिमंजरी। प्रश्न संख्या 6, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पदावली, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। प्रश्न संख्या 7 है, पौमचर्यू में किसका वर्णन है? शिव जी का, सीता जी का, राम जी का, है ना। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, पौमचर्यू में किसका वर्णन है? अगला ऑप्शन है भरत। पौमचर्यू में किसका वर्णन है? तो इसमें जो है किसका वर्णन है? इसमें राम जी का, श्री राम जी का वर्णन। किसका वर्णन है? राम जी का वर्णन है। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा। अगला हम सभी देखेंगे, देखिए पौमचर्यू में राम का वर्णन है। पौमचर्यू स्वयंभू की रचना है। किसकी रचना है? स्वयंभू की। ये इंपॉर्टेंट है। इसे पदम चरित या जैन रामायण कहा जाता है। ठीक है, किसे? पौमचर्यू को। किसकी रचना है? स्वयंभू की। इसकी भाषा अपभ्रंश है। इसमें 5 कांड हैं, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। किसकी चर्चा हम सभी कर रहे हैं? पौमचर्यू की। ये इसके रचनाकार कौन है? स्वयंभू है। इतनी सी बात याद रखना जरूरी है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है? अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में है? ऑप्शन है खड़ी बोली, बी है अवधी, सी है उर्दू और डी है ब्रज। तो किस भाषा में है? खड़ी बोली। खड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं। खड़ी बोली। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां ये जो है खड़ी भाषा में है। पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, ये सभी क्या है? अमीर खुसरो की रचनाएं हैं।
आगे देखेंगे हम सभी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट तथ्यों को देख लेते हैं। खड़ी बोली में है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। किसने? ईश्वरी प्रसाद ने। विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 से अधिक बताई है, जिनमें खलीकबारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने आदि हैं, यानी कि गजल भी है। गजल आदि हैं। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 9 है, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा। ऑप्शन बी है हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा। ऑप्शन सी है अर्ध मागधी भाषा। ऑप्शन डी है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। ठीक है। तो अगला जो प्रश्न संख्या 9 है इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा यही डी, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थानी के दो प्रकार हैं। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं जबकि श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल शैली में होती हैं। डिंगल में वीर रस की और श्रृंगारिक में जो है और पिंगल में श्रृंगारिक रचनाएं होती हैं। प्रश्न संख्या 10 है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताना है। ऑप्शन ए है जयपुर, बी है एटा, सी है इटावा और डी है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एटा जिले के, क्या होगा? एटा जिला। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। देखिए अमीर खुसरो का जन्म जो है, खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य विधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है राहुल शंकरत्यायन, बी है मिश्र बंधु, सी है शिव सिंह सेंगर और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा राहुल शंकरत्यायन। क्या हो जाएगा? राहुल शंकरत्यायन। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 11 प्रश्नों को देखा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह जो है कथन राहुल शंकरत्यायन का है। आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्रकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सराहपा को माना है। किसे माना है? सराहपा को माना है। तो इस प्रकार से टोटल हम लोगों ने कितने प्रश्नों को किया? हम लोगों ने टोटल 11 प्रश्नों को किया। कितने प्रश्नों को? 11 प्रश्नों को। और 11 प्रश्न जितने भी थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जो भी बातें इसमें बताई गई सारी बातें इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और आपके 11 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आज की क्लास यहीं, फिर हम मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए